दोस्तों, आखिर क्यों बुध ग्रह में इतने क्रेटर्स होते हैं? क्या होता है जब कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है? हेली धूमकेतु को आखिरी बार कब देखा गया था और तारे का जन्म कैसे होता है और डार्क मैटर क्या है? इन्हीं सारे सवालों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बुध का वातावरण बहुत पतला है, इसलिए उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरने वाले चट्टानों के टुकड़ों के विपरीत पृथ्वी पर गिरने पर वायुमंडलीय दबाव के से धीमा नहीं होते हैं। सूर्य अपने विशाल द्रव्यमान के कारण कई अन्य स्वर्गीय पिंडों को आकर्षित करता है, और जो कि बुध सूर्य के बहुत निकट है, इसलिए इनमें से कई उल्कापिंड बिना किसी प्रतिरोध के इसकी सतह पर गिरते हैं और क्रेटर बनाते हैं। सबसे बड़ा गड्ढा गोल मारी ग्लोरीज है, जो 9 किलोमीटर गहरा और 1400 किलोमीटर चौड़ा है। उल्कापिंड का प्रभाव इतना जोरदार था कि इसने ग्रह की विपरीत दिशा को हिला दिया और इसकी सतह पर कई बिखरी हुई खाइयां बना दी। उल्कापिंड अल्ट्रासोनिक गति से पृथ्वी पर गिरते हैं और क्रेटर को पीछे छोड़ देते हैं, जो अक्सर उल्कापिंड से 20 गुना बड़े होते हैं। उनके प्रभाव पर चट्टान सतह से ऊपर की ओर घूमती है या पिघल जाती है और बदल जाती है। उल्कापिंड स्वयं वाष्पित हो जाता है। केवल बहुत बड़े उल्कापिंड ही बरकरार रहते हैं, जैसे 60 टन वजनी होप उल्कापिंड जो 1920 में नामीबिया में पृथ्वी से टकराया था। विशालकाय उल्कापिंड इतनी धूल उड़ा सकते हैं कि जलवायु बदल जाती है। इस तरह के उल्कापिंड ने शायद 65 मिलियन साल पहले डायनासोर के विलुप्त होने का कारण बना। माना जाता है कि लोनार महाराष्ट्र भारत में लोनार क्रेटर लगभग 50,000 साल पहले हुई उल्कापिंड के प्रभाव का परिणाम है। हेली का धूमकेतु ज्यादातर चमकता है और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है जब यह पृथ्वी के बहुत करीब होता है। आखिरी बार ये प्राकृतिक नजारा 1986 में देखा गया था। धूमकेतु का नाम एडमंड हेली के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1696 में घोषणा की थी कि 1531, 1607 और 1682 में देखे गए धूमकेतु समान थे। सूर्य के चारों ओर इसकी अंडाकार कक्षा इसे हर 76 साल में पृथ्वी पर वापस लाती है। एक तारे का पालना हाइड्रोजन और धूल का बादल है। ब्रह्मांड में ऐसे कई बादल हैं। बाह्य बलों की क्रिया से, जैसे कि किसी तारे का विस्फोट, यह बादल संकुचित हो जाता है और कणों के बीच बढ़ते आकर्षण बल के कारण खुद को एक साथ खींचना शुरू कर देते हैं। कुछ सैकड़ों हजारों वर्षों के बाद यह चमकने लगता है। प्रारंभिक अवस्था में एक प्रोटोस्टार एक तारा बनता है। यह घूमते हुए अपने आप को एक साथ खींचता रहता है और तब तक गर्म हो जाता है जब तक कि इसका आंतरिक तापमान लगभग 10 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंच जाता। तारे के मूल में हाइड्रोजन की हीलियम में संलयन से भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तब तारा मुख्य अनुक्रम का तारा बन जाता है। यह लगभग 10 अरब वर्षों तक चमकता है जब तक यह मर नहीं जाता है। भौतिक विज्ञानी विभिन्न तरीकों से ब्रह्मांड में उपलब्ध कुल द्रव्यमान की गणना करते हैं। पहली विधि आकाशगंगाओं की गति को मापना है, जो उनके बीच आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। चूंकि ये बदले में आकाशगंगाओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, शोधकर्ता आकाशगंगाओं के द्रव्यमान को उनके आंदोलनों से निर्धारित करते हैं। दूसरी विधि सितारों की चमक को मापना है और इसके ब्रह्मांड में वस्तुओं का द्रव्यमान निर्धारित होता है। दोनों विधियों से अलग अलग परिणाम देती है और लापता द्रव्यमान को डार्क मैटर के रूप में जाना जाता है। दृश्यमान पदार्थ की तुलना में कम से कम 5 गुना अधिक डार्क मैटर होता है और ये कोई नहीं जानता कि ये क्या है। दोस्तों, ऐसी और इंटरेस्टिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल की बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।